लगता है मैं पूरी तरह से तैयार हूँ और शायद थोड़ी नर्वस भी हूँ। अब ये सेफ पॉइंट से आगे जा रहे हैं। एक्शन जैसा कुछ बोला है वहाँ से। ये लोग डेमोलिशन सेट को प्रिपेयर कर रहे हैं कि कैसे उसको ब्लास्ट करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। जी न्यूज लगातार एक सीरीज कर रहा है। देश के जवानों को सलाम, देश के जवानों की हौसला अफजाई कर रही है ये सीरीज। और इस सीरीज में अब हमारा अगला पड़ाव है उड़ीसा का कोरापुट। कहते हैं उड़ीसा का कश्मीर है कोरापुट। जितनी खूबसूरत यहाँ की वादियां हैं, उतने ही खतरनाक हैं ऊंचे ऊंचे ये पहाड़। कब, कहां और किधर से निकली एक गोली आपको निशाने पर ले ले, कोई नहीं कह सकता। साल 2009 तक तो कोरापुट के इन जंगलों और आसपास के गांवों में नक्सलियों की समानांतर सरकार चला करती थी। रात के अंधेरे की तो छोड़िए, दिन के उजाले में सड़क पर चलने में डरते थे लोग। चुनी सरकार के खिलाफ अपने हक की लड़ाई का दम भरने वाले हथियारबंद माओवादियों का डर इस कदर लोगों के दिलो दिमाग में घर कर चुका था कि आज तक उसे महसूस किया जा सकता है। नक्सल क्या होता है पता है? नहीं। जानती हो? नहीं। पर ये पता है नक्सलवादियों से लड़ने आए। हाँ। वो लोग अच्छे हैं कि बुरे हैं? बुरे हैं। बुरे हैं। क्या करते हैं? ये अच्छे लोग को मार देते हैं। हाँ। यहाँ पे पेट्रोल ढाला के एक गाड़ी को पड़ा देता है। जला दिया था? हाँ। तो तुम्हें डर लगा था? हाँ। फिर तुम्हें क्या लगा था? हम तो बहुत डर के घर में बस गए। हमारे मन में भी एक कौतूहल था कि आखिर ओडिशा का इतना खूबसूरत और प्राकृतिक तौर पर समृद्ध इलाके कोरापुट में क्यों आज भी लोगों की जिंदगी खौफ के साए में कट रही है। क्यों आज भी उनकी जिंदगी को विकास की पटरी पर लाने के लिए सरकारी एजेंसियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। क्यों कोरापुट के हर गांव को संगीनों के साए में रात गुजारनी पड़ती है। ये ब्रिज आप देख रहे हैं? हम लोग अभी नारायणपटना जा रहे हैं। जानकारी मिली है कि 2 नक्सलवादियों ने वहां पर सरेंडर कर लिया है। बहरहाल रास्ते में ये ब्रिज यहाँ पर दिखना कोरापुट में उड़ीसा के इन जंगलों के बीच में इस ब्रिज का निर्माण इस बात को बताता है, बानगी है कि चीजें कैसे पटरी पर लौट रही है। क्योंकि सबसे मेजर प्रॉब्लम तो यही होती है कि आप आदिवासियों से, यहाँ के रहने वाले किसानों से, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का या सरकार का या प्रशासनिक अमलों का कम्युनिकेशन काट देते हैं, रास्ते तोड़ देते हैं। 2010 में इलाके में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन की कमान बीएसएफ को सौंपी गई। लेकिन एक गोली एक दुश्मन के सिद्धांत पर चलने वाले इन जवानों के लिए कोरापुट का ये ऑपरेशन आसान नहीं था। यहाँ दुश्मन सीमा पार के नहीं थे, बल्कि बंदूकों के सामने भी अपने ही लोग हैं, जिन्हें समझा बुझाकर मुख्य धारा से जोड़ना इनके लिए बड़ी चुनौती है। यहाँ की ड्यूटी कुछ बहुत अलग है। ये जो है हमारे सगे हैं, भाई बंधु हैं। दे आर वन अमंगस्ट अस। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट दे हैव टेकन द पाथ ऑफ वायलेंस एंड the strategy here, as you must have seen during your visit here, is a multi-pronged strategy. लेकिन तब और अब के हालात में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। उड़ीसा पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 2010 में सिर्फ 8 नक्सली पकड़े गए थे। वहीं 2014 आते आते ये आंकड़ा 155 तक पहुंच गया, जबकि 2014 तक 80 सक्रिय नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। तो ये छोटा सा पुलिस स्टेशन और यहाँ पर देश के लिए एक टाइम पर बहुत बड़ा खतरा बन चुके वो तमाम नक्सलवादी और माओवादी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं स्टेशन में। और प्रियश रंजन साहब हमें बताएंगे कि किसने कब सरेंडर किया था। ये सारे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सारे सरेंडर किए? हाँ मैडम, ये सारे सरेंडर नक्सल्स हैं, कैडर नक्सल्स हैं। कैडर नक्सल्स का मतलब क्या? वो जो कैडर मतलब तो कोई कहाँ पर तो डिफाइन नहीं हुआ है, मगर
जो नक्सलियों के साथ पूरा उनका कोर ग्रुप में घूमते हैं, एक्शन करते हैं, वायलेंस करते हैं, आर्म ट्रेंड भी हुए हैं, जो SLR, इंसास, 303 इस टाइप का ट्रेंड हुए हैं, उसको हम कैडर बोलते हैं। मतलब यहाँ पर मौजूद एक जो माओवादी है या था, उन सबको इंसास और बाकी तमाम तरह के आर्म्स एंड एम्यूनेशन डील करना आते हैं? हाँ मैडम, इनको SBML, 303, SLR, इंसास, AK-47 उनको सभी आता है, उनको वो पूरा ट्रेंड है। ନା ହେଉଛି ଜାଡ଼ୁ ହୋଇକା ଗ୍ରାମ ଗୋରଖା ଦଳ ନାରାୟଣପନ୍ଥା ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ ହେଲେ ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀ ମୂଳିଆ ସଂଘରେ ସେମିତି ମିଶିକି ସେ ନକ୍ସଲ ଆସିକି ଏମିତି ମିଶିକି କାମ କରିବା ବୋଲି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ ଚଳାଇବ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନକ୍ସଲରେ ମିଶିକିନା କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିକିନା ନାରାୟଣପଟ ସଲନରେ। वो बोल रहा है कि जो वो पहले चासी मूल्य आदिवासी संघ में पहले मिलकर काम करता था, फिर नक्सलियों ने उनको बोला कि तुम चासी मूल्य में भी काम करते हो, अभी नक्सलियों के साथ भी तुम काम करो। फिर उनका साथ उन्होंने काम किया, आर्म्स ट्रेनिंग भी उन्होंने लिया है, और उनको थोड़ा तकलीफ हुआ, और तकलीफ होने की वजह से वो पुलिस के पास सरेंडर कर गए। तकलीफ क्या हुआ इनको? प्रभु तुम बताओ, तुमको प्रभु तू कह तुमको कौन असुविधा होला, जो माओवादी मिसिल तुमको कौन असुविधा होला? ବୋଲେ ଆମର ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି, ଘର ପିଲାମା ଅଛି ସବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କେତେ ଦିନ କାମ କଲେ ବି ଆମକୁ କିଛି ହେବନି, ଆମର ଘର ପରିବାର କେମିତି ଚଳାଇବେ ବୋଲି ଆମେ ଛାଡ଼ି ପଳା ଆସିକି ସଲଣ୍ଡର କଲୁ। वो बोल रहा है कि जो उनका पास काम किया, उनको कुछ रेमुनरेशन नहीं मिला, उनका पैसा पैसा कुछ नहीं मिला। जब नक्सलियों के साथ माओवादियों के साथ काम किया, उनको कुछ पैसा पैसा नहीं मिला। उनका घर में जमीन भी है, फैमिली भी है, वो जमीन को देख नहीं पाया, क्या कल्टीवेशन कुछ नहीं हो पाया, और फैमिली को भी उसको अटेंड नहीं वो कर पाया, और पुलिस का भी जो डर था, और नक्सली तो ऐसे मैंने जो गलत काम भी करते थे, इसलिए वो छोड़ के चले गए। सविता इतना नहीं शर्माओगी, चलो जल्दी बोलो। अब जरा सरेंडर कर चुकी इस महिला नक्सली को देखिए, कैमरे पर बातचीत में खुद को कितना असहज पा रही है। बहुत कोशिश की लेकिन कुछ न बोली, लेकिन मौत उगलने वाली इंसास राइफल पर किस कदर हाथ फिट बैठ रहा है इसका। फिलहाल ओडिशा पुलिस के अलावा कोरापुट में BSF की 3 यूनिट तैनात है, जिन पर पूरे कोरापुट को नक्सली वारदात पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी है। लेकिन अब भी जिले के 22 गांव नक्सलियों के स्ट्रांग होल्ड बताए जाते हैं। कोरापुट की भौगोलिक बनावट सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जबरन उगाही और लूटमार जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले इलाके की नक्सलियों के लिए ये ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां एक सेफ पैसेज बन जाती है। मुझे लगता है मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, और शायद थोड़ी नर्वस भी हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा है और ना महसूस किया, कहते हैं ना, एक्सपीरियंस किया है। तो जानकारी ये है कि वहाँ ऊपर किसी तरह का कोई एक्सटॉर्शन कर रहे हैं माओवादी जो बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ कोई मेला लगा हुआ है और अब हमें ऊपर जाना होगा। बारिश होना शुरू हो चुकी है और बारिश के साथ साथ ये मिट्टी भी गीली होती जा रही है। ये तो बहुत मुश्किल वाली बात होगी डॉक्टर साहब। बिल्कुल, चढ़ाई के साथ साथ उतरने में काफी दिक्कत होती है और फिसलने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। ठीक है, मैं यहाँ तक ही आपको ले जा सकता हूँ। हाँ। आगे की कार्रवाई आप नहीं दिखा सकते हैं। हाँ। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। तो मुझे ये कहा गया है कि मुझे यहाँ से आगे नहीं जाना है, और एक्शन जैसा कुछ बोला है वहाँ से उस झोपड़ी में आतंकवादियों के होने की, नक्सलवादियों के होने की बात कही जा रही है। तो भाई हमें ये जानकारी मिल रही है कि ऑपरेशन जो है वो खत्म हो गया। सर, ऑपरेशन खत्म हो गया है? हाँ, एक्चुअली ये हमारे एक मॉक ड्रिल का हिस्सा है। ये मॉक ड्रिल का हिस्सा था? हाँ, कि जो है जब भी नक्सल की आपकी खबर मिलती है तो आबादी वाले एरिया में अगर है तो हमें कितनी सावधानी बरत के करना पड़ता है। तो आपने मुझे ये सब मॉक ड्रिल में भी ये सब आपने मुझे पहना के? हाँ जी, बिल्कुल सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि जो बारूद है इससे सभी को खतरा होता है, तो इसके लिए हम अपना ध्यान रख के दूरी से करते हैं।
ऑपरेशन तो पूरा हो गया, लेकिन सुरक्षा बलों की मुश्किल कम नहीं हुई है। अब यहाँ से नीचे उतरना है। सीमा पर देश के बाहरी दुश्मनों और अपनी सरहद के अंदर नक्सली हमलों जैसी चुनौतियों से निपटना बीएसएफ के जवानों और पुलिस के लिए आसान नहीं है। कुंभी कोठी के कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए हमें बीएसएफ ने इनवाइट किया है। सेकंड इन कमांड टीके मंधाता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये सब कुछ जो दिख रहा है ये नक्सलियों के बेहद करीब है। हाँ मंधाता जी। हाँ, नक्सलियों के बहुत करीब है। ये एक ऑपरेशन के दौरान जो हमारा ट्रूप्स विलेज बजरेगुड़ा में गए थे, कुछ इन्फॉर्मेशंस हमें मिला था बाहर से। ये आपने उनसे लिया है, मतलब ये सारी चीजें आपने कॉन्फेसिकेट की है? कॉन्फेसिकेट किए हैं। उन्होंने ट्रैप लगाए थे रास्ते में। ये आप देखेंगे, ये जो उसके अंदर से मिला है कॉर्टेक्स वायर, कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल होता है। जो गांठें क्यों बांधी हुई है? ये गांठ है उसका डेटोनेशन पावर बढ़ाने के लिए। उसमें एक गांठ इज इक्विवेलेंट, एक नॉट इज इक्विवेलेंट टू 1 डेटोनेटर। ये एक्सप्लोसिव बढ़ाने के लिए कुछ अमोनियम नाइट्रेट की दिए थे। रेडिली अवेलेबल अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल। हाँ, फिर? और ये आप देख रहे हैं इसमें ये जैसे ही ब्लास्ट होगा ये बॉडी में घुसेगा। ये स्प्लिंटर की तरह जाएगा, स्प्लिंटर की तरह काम करेगा। ये सील्ड क्यों है? इसको आपने क्यों नहीं खोला? अभी तक हम उसको खोले नहीं है क्योंकि इसका अंदर मैकेनिज्म हम जानते नहीं है। अच्छा, ये सारे जो हैं वो इसी तरीके के हैं। ये जितने भी डब्बे खुले हुए हैं उसमें मैकेनिज्म जो है वो बता रहे हैं मंधाता साहब के एक ही जैसे हैं। तो जब ये पता चल गया तो ये ऊपर से ढक्कन खोल पाए। इसको मैं उठा नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे बताया गया है कि ये वाकई खतरनाक हो सकता है। इसको हाथ नहीं लगाया जा रहा है, इसको बस अब नष्ट कर देंगे। अब नष्ट करेंगे इसको। अब हम आपको दिखाएंगे जब इन सारी चीजों को डिस्ट्रॉय किया जाता है तब होता क्या है, क्योंकि ये नहीं पता कितना ब्लास्ट कर सकता है या कितना इसकी इंटेंसिटी हो सकती है। अब हमें जितने भी सामान अभी हमने आपको दिखाया था उसे डिस्ट्रॉय करने का वक्त आ गया है। ऑल द बेस्ट मंधाता साहब। आपको बता दूं ये सब कुछ जो भी होने वाला है वो ऑन कैमरा होने वाला है, लाइव होने वाला है। अभी इन दोनों ने उस वायर को उसके ऊपर लिड के ऊपर लगाया। यस यस यस। ये इलेक्ट्रिक वायर जो लेके आ रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक वायर। वहाँ 12 वोल्ट की बैटरी से पावर सप्लाई दी जाएगी इसको। फिर वहाँ से कनेक्शन दिया जाएगा और ये ब्लास्ट होगा यहाँ पे। अच्छा, मंदाता जी ने अब वो पूरा का पूरा सेट कर दिया है। अब इसे डिस्ट्रॉय करने की तैयारी पूरी, लेकिन मुझे इससे अभी भी दूर रहना है। बहुत रिक्वेस्ट करने पर मैं इतना आ सकी हूँ। पूरा का पूरा वायर चेक किया गया, कहीं बीच में से टूटा तो नहीं है। ब्लास्ट जब होगा तो हो सकता है कि उसमें स्प्लिंटर्स हों, वो सीधे हमें आकर लगे। और 100 यार्ड्स के अंदर ही है ये जी, 100 यार्ड्स के अंदर ही है और इसीलिए हम यहाँ से शूट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आवाज जरूर सुन सकते हैं। सब जो जवान है हमारे वो पोजीशन ले चुके हैं। तो ये आपने अभी क्या ब्लास्ट किया था सर? ये स्टन ग्रेनेड ब्लास्ट किया। हाँ, ये क्यों किया था आपने? ये नॉन लेथल है, ये अलर्टनेस के लिए। वो ब्लास्ट हुआ अभी। हमने सिर्फ आवाज सुनी है, वो जोर का धमाका हुआ जी। अच्छा, तो सिर्फ लिड खुला है। तो ये तो हमारे लिए मंदाता जी अच्छी बात है, ताकि हमें अब मैकेनिज्म पता चलेगा। अब इसमें कोई खतरा नहीं है। नहीं, अभी इतना नहीं, क्योंकि डेटोनेशन गया हुआ है। अमोनियम है। ये देखिए वही कटेक्स है। हाँ। तो अब आपको पता पड़ गया है इसके अंदर कंटेंट आप देख लीजिए ना। ये क्या था? यही था। एक तो अमोनियम नाइट्रेट और एक ये स्प्लिंटर्स हैं। ये कॉटेक्स नीचे रखे थे, अब उसके ऊपर अमोनियम नाइट्रेट, उसके ऊपर ये स्प्लिंटर। मतलब जब ब्लास्ट करेंगे ना, हाँ। फर्स्ट जो ये आएगा डेटोनेशन वेव तो आएगा, स्प्लिंटर बहुत ऊपर आएगा कड़े से। हाँ, और फिर वो चारों तरफ फैल जाएगा। तो मंसूबे बहुत नापाक थे और बहुत ही खतरनाक थे, पर वक्त रहते ये इम्प्रोवाइज्ड हमारे हाथ में लग गया एक्सप्लोसिव डिवाइस। और इसमें भी
ऊपर के लिड को खोलने के लिए पूरा जो आपने देखा था वो हुआ। फिर भी अगर नहीं पता चल पाता तो इसको कम्प्लीटली ब्लास्ट कर दिया जाता। कंप्लीटली ब्लास्ट कर दिया जाता। चलिए, तो इसको ऑपरेशन वेल डन कह सकते हैं। हाँ। ऑपरेशन वेल डन। और ऐसे ही ऑपरेशंस की वजह से नक्सल प्रभावित इलाकों में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। तभी तो देश को नाज है ऐसे जवानों पर, गर्व है इनकी जाबाजी पर। भारत माता की जय! भारत माता की जय! हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की पहचान खड़े। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल।